नमस्कार। तेलंगाना की हवा कैसे बदल गई? एग्जिट पोल्स में कांग्रेस प्रचंड जीत की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में रिजल्ट्स के कुछ ही घंटों पहले आज हमारे साथ तेलंगाना पर विस्तृत रिसर्च कर चुकी वरिष्ठ पत्रकार मीनू जान जी हमारे साथ हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। आपने एग्जिट पोल्स देखे, एग्जिट पोल्स देखने के बाद आपकी रिसर्च जो आपने तेलंगाना को लेकर की है, क्या कहती है? जी, देखिए जो आपने ये सवाल पूछा उसका जवाब ये है कि मेरी रिसर्च ये कहती है कि तेलंगाना में कांग्रेस का रिसर्जेंस हो रहा है। मतलब पुनर्जीवित हो रही है। जो कांग्रेस कहीं सीन में नहीं थी वो उठ खड़ी हुई है। और न केवल उठ खड़ी हुई है, सीना तान के इस वक्त खड़ी हुई है। और माना ही ऐसा जा रहा है, जो कि एग्जिट पोल भी बता रहे हैं और पॉलिटिकल पंडित्स की भी जो राय है उसके हिसाब से कांग्रेस की सरकार वहां बनाने की स्थिति में कांग्रेस आ सकती है। ये मीनू आएगी या मैम, नहीं ये 3 तारीख को पता चलेगा। 2018 की अगर हम बात करें तो 88 सीटें बीआरएस के खाते में थी, 21 कांग्रेस के पास थी। तो ऐसी कौन सी चीज हो गई, ऐसा कौन सा चमत्कार हो गया कांग्रेस की तरफ से? क्या ग्राउंड लेवल पर कोई साइलेंट काम, कोई साइलेंट वर्क, कैंपेनिंग कांग्रेस करती रही जिसका असर अब दिखाई दे रहा है, या फिर भारत जोड़ो यात्रा का असर रहा, या फिर क्या कुछ रहा जिसने कांग्रेस को मजबूत कर दिया? और उसके बाद मेरा सवाल यह भी है कि केसीआर क्यों कमजोर पड़ गए? पहले मैं ये जी जानना चाहूंगी कि कांग्रेस कैसे मजबूत हुई। जी हाँ, बताती हूँ मैं। देखिए, इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। अगर जी। आप इतिहास को के पन्ने पलटें तो आप ये पाएंगे, राजनीतिक इतिहास के पन्ने अगर पलटें तो आप ये पाएंगे कि आंध्र प्रदेश, अविभाजित आंध्र प्रदेश, आप सभी दर्शक जानते होंगे कि आंध्र प्रदेश का विभाजन करके ही तेलंगाना राज्य बनाया गया था। तो हम्म। आंध्र प्रदेश, जो अविभाजित आंध्र प्रदेश था, वो हमेशा से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है। और ये वो गढ़ था जिसने कि इमरजेंसी के बाद भी कांग्रेस को लोकसभा में जिताया था, सीटें दी थी। और इसके ये जो कांग्रेस की जो ये जो इसका यहाँ जो गढ़ था, उसमें आप पूछेंगे कि भाई ये फिर अचानक कैसे गायब हो गए तेलंगाना से कांग्रेस वाले। इसका हम्म। कारण ये रहा कि विभाजन होने के बाद, देखिए होता क्या है, जब राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करने वाले जो संगठन होते हैं, अक्सर वो ही सत्ता में आते हैं। तो केसीआर की जो पार्टी थी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, उसी ने राज्य निर्माण के लिए आंदोलन काफी जोर शोर से चलाया था। और ये आंदोलन, जो ये राज्य निर्माण की मांग जो है, ये चांस की बात है कि कांग्रेस के समय में ही बनी थी। 2014 में ही, जिस वक्त यूपीए कांग्रेस लेड जो सरकार थी, उसी ने इस तेलंगाना राज्य का निर्माण किया था। वहां पे अपना गढ़ होने के बावजूद भी कांग्रेस वहां सत्ता में नहीं आई, क्योंकि इन आंदोलन के लिए बलिदान देने वालों में केसीआर की पार्टी थी। और केसीआर ने बहुत जमीनी संघर्ष बहुत जबरदस्त किया था, अनशन तक किया था। तो उस वजह से जनता का समर्थन केसीआर के साथ था, उनकी पार्टी के साथ था। इस वजह से केसीआर की पार्टी सत्ता में आई और केसीआर ने काफी काम भी किया। ऐसा नहीं है लेकिन कि मीनू जी, मैं यही यही मेरा अगला सवाल था। जैसे केसीआर ने बहुत संघर्ष किया अलग राज्य बनाने को लेकर के तेलंगाना को, लेकिन उसके बाद भी केसीआर ने बहुत काम किया है, जो अभी आपने जिक्र किया, जैसे राइतु बंधु, इनका किसानों के लिए बहुत अच्छा योजना रही। इसके बाद इनका इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसके लिए उन्होंने पानी का लोगों के घरों तक पहुंचाया। उसके बाद इंग्लिश मीडियम के प्राइमरी स्कूल्स, ऐसे बहुत सारी योजनाएं जो केसीआर की तरफ से थी, जिससे जो मैंने ग्राउंड पर देखा कि लोगों को इससे फायदा हो रहा था। उसके बाद में फिर केसीआर की कमी कहाँ क्या रह गई? बीआरएस पार्टी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जिसकी वजह से कांग्रेस को फिर से एज मिलता हुआ दिख रहा है? जी हाँ, देखिए इसके सीधे सीधे दो कारण जो मुझे नजर आए। सबसे हम्म। पहला कारण तो इसमें है भारत जोड़ो यात्रा। देखिए, जी। भारत जोड़ो यात्रा जो चली वो 12 दिन तेलंगाना में रही। तो हम्म। कांग्रेस के जो बीज, आंध्र प्रदेश की अविभाजित आंध्र प्रदेश जिसमें तेलंगाना भी आता है, उसमें हम्म। जो बीज थे वो जमीन के नीचे सो गए थे, जाके जमीन के नीचे दब गए थे। तो भारत यात्रा के आने से वो बीज जो है अचानक से जमीन से बाहर निकल आए, प्रस्फुटित हो गए, अंकुरण हो गया उनका। वो अंकुरण, क्योंकि जिसको कहते हैं ना कि कांग्रेस आंध्र प्रदेश के डीएनए में है। तो वो जो वहां से कांग्रेस का एक उभार शुरू हुआ। लोग हम्म। जो जो सोए हुए कार्यकर्ता थे वो जागे। और हम्म। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा में एक एनर्जी का जरूर फैलाव पूरे देश में किया, जहां जहां से वो गुजरी, और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला।
उसी के साथ साथ पैरेलल एक काम और हो रहा था। अगर आप देखें तो दिल्ली का शराब कांड घोटाला सामने आया और उसमें केसीआर की बेटी का नाम भी आया। अब क्योंकि केसीआर की बेटी उसमें समन भी उनको जारी हो गए थे, समन जारी हो गए, लेकिन वो पेश नहीं हुई ईडी के सामने और वो मामला आज दिन तक ठंडे बस्ते में है। आप ये देखिए, संजय सिंह गिरफ्तार हो गए, सिसोदिया जेल में है, लेकिन केसीआर की बेटी नहीं उसमें नहीं गई ईडी के पास और वो मामला एक तरह से ठंडा पड़ गया। तो जनता के बीच में ये संदेश गया कि केसीआर भाजपा के पक्ष में झुक गए हैं। आपके कहने का मतलब है राहुल गांधी ने जो एक नारा लगाया अपने मंचों से कि बीजेपी के दो यार ओवैसी केसीआर, ये इस तरह के जो नारे लगाए वो लोगों में काम कर गया, इसकी वजह से कांग्रेस की बढ़त दिख रही है। नहीं, ये तो अब लगाया उन्होंने नारा तो अब लगाया। बैकग्राउंड कैसे तैयार हुआ? नंबर एक तो यही कारण रहा कि केसीआर की तरफ उन्होंने देखा कि ये केसीआर जो है बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, अगर हम इनको वोट देंगे तो ये भाजपा के साथ चले जाएंगे। दूसरा कारण ये इसमें ये रहा, मोदी जी ने बहुत बड़ा कारण रहे। आपने देखा होगा चुनावी रैली के दौरान मोदी जी ने ये कहा कि केसीआर एनडीए में शामिल होने के लिए मेरे पास आए थे, ठीक है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। तो उन्होंने जो जनता को आशंका थी कि ये वहां चले जाएंगे, उसको पुख्ता कर दिया, उनके शक को यकीन में बदल दिया मोदी जी ने। तो वहां पे आप देखेंगे कि ये अचानक से 2-3 महीने के बीच में अचानक से हवा बदल गई केसीआर के विरोध में। और उसी बीच में कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा काम ये किया, रेवंत रेड्डी को वो उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष। वो एक बहुत डायनामिक लीडर साबित हुए, एनर्जेटिक लीडर साबित हुआ और उन्होंने जो काडर जो सोया पड़ा था तेलंगाना का, उसको री एनर्जाइज किया। तो एक बहुत 3-4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कांग्रेस अचानक से सीन में अवतरित हो गई है और ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे उभरी है और ये बात आ रही है कि एक सरकार भी बनेगी। तो अचानक हवा में कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उसके पीछे से तैयारियां चल रही थी। 1 साल करीब लगा इसमें कि जो कांग्रेस इस स्थिति में आज पहुंची है। जी, एक चीज और कही जा रही है कि बीच में तो बीजेपी ने बहुत मेहनत करी तेलंगाना के लिए, हालांकि कुछ नहीं था लेकिन फिर भी बीजेपी ने बहुत मेहनत करी, लेकिन फिर अचानक से बीजेपी ने अपने पांव पीछे की तरफ खींच लिए। इसके पीछे क्या कारण रहा? ये भी एक चीज चल रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती थी कि बीआरएस आगे बढ़े। जी जी, बिल्कुल। बीजेपी ने बहुत मेहनत की, लगातार मोदी जी भी जाते रहे और अमित शाह भी जाते रहे। और तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है, हैदराबाद में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुआ, वो उसमें अमित शाह प्रचार करने गए थे भाजपा के लिए और उन्होंने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 44 सीट्स जीती भी थी बीजेपी ने। काफी स्ट्रांगली बीजेपी वहां चल रही थी। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से जो एक हवा वहां बदलनी शुरू हो गई अचानक से, उससे बीजेपी का प्रभाव कम होता चला गया। और उसमें देखिए बीजेपी की नफरत की राजनीति भी रही, साउथ के स्टेट्स में उसका प्रभाव इतना नहीं है। और दूसरा एक कारण कर्नाटक में जो जीत है कांग्रेस की, वो उसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट जो आया तेलंगाना के ऊपर, उसने भी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की में बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। कर्नाटक और तेलंगाना का बहुत सारा इलाका आपस में मिलता जुलता है। इनफैक्ट कर्नाटक के एक इलाके को तो हैदराबाद कर्नाटक कहा जाता है, जो कर्नाटक से तेलंगाना से मिलता जुलता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें कारण रहा कि जो कांग्रेस की यहाँ जीत का परचम लहराती हुई दिख रही है। बीजेपी का क्या हुआ कि जैसे कांग्रेस का जो अपसर्ज शुरू हुआ, उसके बाद से एक जो इनके प्रदेश अध्यक्ष थे बंडी संजय कुमार, वो एक अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इन्होंने अंदर ही कोई बीआरएस से एक नेता जो है, एक नहीं कई नेता इधर आए बीजेपी की तरफ और उन्होंने उनके प्रभाव में आके इन्होंने बंडी संजय कुमार को वहां से हटा दिया। उसकी जगह इन्होंने सेंटर से किशन रेड्डी को भेजा, जो कि वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष हैं। तो वहां से इनका जो है इफेक्टिवनेस कम होती चली गई बीजेपी की। वो एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि बीजेपी की एक्सेप्टेंस इतनी नहीं थी कि अक्रॉस द स्टेट थी, कि तेलंगाना के पूरे स्टेट में नहीं थी। तो उन्होंने अपने पांव खींच लिए। आज भी ये बताया जाता है कि करीबन 15 सीट ऐसी हैं
जिसमें कि बीजेपी का प्रभाव है तेलंगाना की हम्म टोटल सीट में। तो ऐसा हम्म नहीं मान सकते कि आपकी तेलंगाना की 119 सीटें बीजेपी के प्रभाव में थी। हम्म केवल 15 सीट ऐसी मानी जाती है कि जिनके ऊपर बीजेपी का प्रभाव है। अब उन्हीं सीटों में से इनको अगर जो आएंगी, एक कितनी सीटें आती है ये तो आपको 3 तारीख को पता चलेगा। तो वो बंडी संजय कुमार के बाद किशन रेड्डी उतने प्रभावी साबित नहीं हुए, और ये भी एक कारण है। और उसके बाद बीजेपी को भी ये लगा कि इस वक्त क्योंकि केसीआर अपने साथ आ गए हैं, जो कि डिक्लेयर नहीं आए, इंटरनल उनका हम्म जो भी समझौता रहा होगा, तो उनको हम्म ये लगता है कि हम जो लड़ाई लड़े उसको ज्यादा स्ट्रांगली केसीआर लड़ सकते हैं। और इनकेस कोई हंग असेंबली वगैरह अगर आती है, तो जिसकी की संभावना नहीं है, तो हम्म डेफिनेटली वो उसको सपोर्ट करेंगे केसीआर को। ग्राउंड पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या रहा कांग्रेस का, मीनू मैम? जो कांग्रेस इतनी शानदार जीत की ओर बढ़ती हुई एग्जिट पोल्स में दिखाई दे रही है। देखिए, कांग्रेस का जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट रहा, तो जी इस वक्त जो माहौल में एक पूरे देश के माहौल में एक नफरत की जहर घुला हुआ है, घोल दिया गया है। तो उसके ऑपोजिशन में कांग्रेस जो है, उसके बिल्कुल जक्स्टापोज, बिल्कुल एकदम दो पोल्स की तरह कांग्रेस बात कर रही है वहां पे। तो कांग्रेस ने नफरत के बजाय मोहब्बत की बात करनी शुरू की है। आपने देखा होगा कि उनको कोई हम्म परहेज नहीं है मुसलमानों से बात करने में, मुसलमानों को कैंडिडेट बनाने में। जो कि भाजपा ने एक बिल्कुल उनको कपड़ों से पहचाने जाते हैं, या ये कि इनको शमशान कब्रिस्तान की बातें या बहुत सारी चीजें जो नॉर्थ इंडिया में जो आमतौर पे हो रही हैं, तो वो चीज एक बहुत बड़ा लेकिन फैक्टर है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में मैंने जो देखा ग्राउंड पर, वहां पर ये हिंदू मुसलमान बंटवारा जैसी, ध्रुवीकरण जैसी चीजें, हिंदू मुसलमान को लेकर के दूरी जो है वो कुछ खास दिखाई नहीं दी। पढ़े लिखे लोग हैं वहां पर, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, तो वो उस तरह के चीजें ग्राउंड पर दिखती नहीं है। तो हम्म। क्या एक नहीं, ये एक जनरल परसेप्शन जो होता है। और इसमें जी जी दूसरी जी बात एक ये भी रही कि जो केसीआर का जो है, इसके सरकार के जो भ्रष्टाचार के जो मामले रहे, केसीआर जो हम्म है फार्म हाउस से कहा जाता है कि फार्म हम्म हाउस से सरकार चला रहे हैं। हम्म। उन्होंने पब्लिक से अपना कनेक्ट जो है कम कर दिया है। जो कि जी पब्लिक के, जो कि एक जन नेता थे, आंदोलन से उपजे हुए नेता थे, हम्म जिनको कि कभी जनता का साथ नहीं छोड़ना चाहिए था, वो उनको उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे साथ ही रहेंगे, कहाँ जाएंगे। एक हम्म उनके अंदर ये भावना आ गई थी। उस भावना की वजह से, और जो एमएलएज हैं, अब जैसे केसीआर से भी शायद उतनी नाराज नहीं है जनता जितनी एमएलए से नाराज है, क्योंकि नेता को हम्म देख के जो एमएलए थे उन्होंने भी जनता से अपना दूरी बना ली, कनेक्ट खत्म हो गया। तो हम्म जनता डेफिनेटली एक ऑप्शन की तलाश में रहती है। और एक आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में जो कांग्रेस की एक्सेप्टेंस अदर नॉर्थ इंडिया के मुकाबले में काफी है। और जो जी। कर्नाटक में जो हुआ है, उसका सीधा इंप्रेशन पड़ रहा है वहां की जनता के ऊपर, वो अच्छा, देख रहे हैं। कर्नाटका तो बीजेपी के लिए प्रयोगशाला थी, हनुमान जी का नाम लिया लेकिन फिर भी काम नहीं आया। अब तेलंगाना में कुछ उम्मीद थी, तो वो उम्मीद भी अब टूटती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल में, हालांकि कल रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि इस तरीके से जो हम पांचों राज्यों के एग्जिट पोल्स भी देख रहे हैं, उनमें भी 3 राज्यों में, 3 क्या 4 राज्यों में बीजेपी का सूफड़ा साफ दिख रहा है, तो आपके हिसाब से तेलंगाना में जा रहा है 2024 में मोदी जी के लिए कितनी मुश्किल होने वाली है? देखिए, ये अगर इसी तरह के ट्रेंड चलते रहे, तो साउथ इंडिया में तो काफी मुश्किल आएगी। करीब हम्म 129 सीटें हैं। अगर मेरा आंकड़ा सही है, तो जी साउथ इंडिया में 129 सीटें हैं। तो मुझे उसमें कर्नाटक से शायद इनको सीटें मिल जाएं, लेकिन अब हम्म मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस वक्त मिलेंगी सीटें। हम्म क्योंकि 2019 का जो माहौल था और जो आज का माहौल था, उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। इवन हम्म 2019 के चुनाव में तेलंगाना से भी भाजपा को 4 सीट मिल गई थी। तो हम्म आज के, अगर आप कहें कि जिस जिस पार्टी ने 2019 में लोकसभा की 4 सीटें जीती, और आज वहां पे उनको ये लग रहा है कि 2 सीट आएंगी कि 4 सीट आएंगी विधानसभा में, तो ये एक अजीबोगरीब सी स्थिति पैदा हो गई है। ये 2024 का आपको पिक्चर दिखा रही है कि ये हम्म। होना क्या होगा। क्या और जो होने वाला है? उस वक्त हम्म पुलवामा एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उस वक्त भी हम्म बीजेपी की कोई ऐसी एक्सेप्टेंस, बहुत जबरदस्त एक्सेप्टेंस नहीं थी। हम्म कर्नाटक में या तेलंगाना में बीजेपी इनरोड्स बना रही थी, अंदर घुसने की चेष्टा में थी। कर्नाटक में तो काफी सरकार ही बना चुकी थी, लेकिन तेलंगाना में उनको घुसने की तैयारी थी।
लेकिन अब जो लगता है उससे ऐसा लगता है कि दरवाजे बंद हो गए हैं बीजेपी के लिए बिल्कुल। एटलीस्ट लोकसभा में। तो हुँ, मुझे नहीं लगता कि साउथ इंडिया से बीजेपी को कोई लोकसभा में कुछ मदद हुँ। मिलेगी या सीटें मिलने वाली हैं बहुत हुँ, ज़्यादा। अच्छा, एग्ज़िट पोल से आपकी कितनी सहमति है, कितनी असहमति है, क्या कहेंगे? देखिए मेरे देखिए एग्ज़िट पोल से मुझे ज़्यादा कभी भी विश्वास नहीं रहा। ये क्या होता है कि पहले बहुत पहले ज़माने में जी, जी, कोई जी। 20-30 साल पहले तो एग्ज़िट पोल सटीक होते थे। और और हमारे यहाँ इंडिया में अब माहौल बदल गया है। हम वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ की तरह तो है नहीं कि वहाँ पे लोग बाहर आके भी सच बोलेंगे और एजेंसीज़ भी सच दिखाएँगी। आप जानती हैं ये स्पॉन्सर्ड होते हैं एग्ज़िट पोल्स और मैं आपको आई एम सॉरी टू से कि अधिकतर जो एग्ज़िट पोल्स अब आए हैं, उनको अधिकतर मीडिया हाउसेज़ ने स्पॉन्सर किया है, जो गोदी मीडिया कहते हैं उनको जिनको आम भाषा में लोग। तो हुँ, आप गोदी मीडिया के स्पॉन्सर्ड जो पोल्स हैं, उनकी सच्चाई के ऊपर विश्वास करना मैं तो नहीं तो अगर मानती हूँ। ऐसी बात है तो उनको फिर तेलंगाना में या तो बीजेपी की सरकार बनानी चाहिए थी या फिर बीआरएस की बनानी चाहिए थी। तो यहाँ तो अब उल्टी गंगा बह रही है। नहीं, वो चीज़ ऐसा है ना कि एक सच मतलब सच भी को भी या झूठ को भी एक सीमा तक, एक हद में रह के परोसा जा सकता है। तो जी, अब उन्होंने जैसे बता रहे हैं जैसे वो कि अब जैसे मध्य प्रदेश के रिज़ल्ट से काफ़ी लोग स्टन्ड हैं, जो वो बता रहे हैं कि यार ये तो हो ही नहीं सकता। ये कैसे जी। बता रहे हैं? जो ग्राउंड पे गए हैं मध्य प्रदेश में, हुँ, उनको विश्वास नहीं हो रहा है। जी, तो चलिए। मैं हाँ, हुँ, जी हाँ, इसमें मतलब मैं एग्ज़िट पोल्स पे ज़्यादा विश्वास नहीं करती हूँ, मैं तो 3 तारीख को विश्वास करूँगी जो भी आएगा हुँ, रिज़ल्ट। हो सकता है एग्ज़िट पोल सही साबित हो उसमें, मैं हुँ, ये नहीं हुँ, कह रही हूँ, लेकिन प्रेज़ेंटली मुझे विश्वास नहीं है। चाहे मैं तेलंगाना में भी ये विश्वास नहीं कर रही हूँ कि 80 सीटें आएँगी कांग्रेस की, हुँ, मैं ये भी हुँ। नहीं मानती हूँ, लेकिन हाँ, सरकार बन सकती है, तो 80 सीटें ज़रूरी नहीं है सरकार बनाने के लिए। फिर भी कितनी सीटें आपको लग रहा है? मेरे हिसाब से 65 से 70 के बीच में सीटें आएँगी, मेरा मानना हुँ, ऐसा है। चलिए। बाकी का 3 तारीख को मालूम पड़ेगा। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो भई रिज़ल्ट्स के कुछ ही घंटे पहले हम जिन्होंने बहुत विस्तृत रिसर्च कर रखी है तेलंगाना को लेकर के, उन मीनू जान मैम से बात कर रहे थे। बहुत-बहुत शुक्रिया मैम, आपने समय निकाला हमारे लिए। लेकिन 3 तारीख को सुबह 7 बजे से लगातार आपका चैनल उल्टा चश्मा यूसी आपको रिज़ल्ट्स की पल-पल की अपडेट देता रहेगा और साथ ही साथ विश्लेषण भी करता रहेगा, हर सीट का, हर राज्य का। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।